नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मलंग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। और मैं हूं अश्विनी महाराज, और मैं आपको आज क्लास 12th अकाउंटेंसी की एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आज मैं डील करने जा रहा हूं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में अकेला 10 नंबर का होता है। इस अकेले एक चैप्टर से 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो अब ये सुनकर यार डरना मत कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़ा टफ होगा। यार थोड़ा भी टफ नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। एकदम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये समझ लो कि इस चैप्टर से सीबीएसई में क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होता है, कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलो इस पे पहले डील कर लेते हैं। तो पहला तो पैटर्न ये रहेगा आपका कि आपको जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क्स का, जो एक क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 6 मार्क्स का। मीन्स टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 3 और मार्क्स हो जाएंगे 10। ठीक है, ये तो पहला हो गया। और दूसरा ये हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन दे दिया जाए 3 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन दे दिए जाए 4 मार्क्स के। ठीक है, कॉमन तो यही 2 पैटर्न है जिस पे सीबीएसई अपना क्वेश्चन बनाता है। अगर मुझसे पूछिएगा कि सबसे कॉमन क्या है जो अक्सर पूछा जाता है, तो मैं बोलूँगा ये जो पैटर्न है ना, ये सीबीएसई अपनाती है। 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में। और एनपीओ सिर्फ सीबीएसई के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको भरे ध्यान से पढ़ेंगे। अगर थोड़ा भी ध्यान लगा लिया तो आप 10 नंबर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि बहुत मायने रखता है। 80 नंबर के आपके पेपर होते हैं जिसमें 10 नंबर सिर्फ अकेला यही एक चैप्टर से मिलता है आपको। ठीक है, तो आगे की अब बात करते हैं। एनपीओ पे जाएंगे। अगर मेरा पढ़ाया, मेरा समझाया आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आगे और भी सारे वीडियो बनाऊं। अगर आपको पसंद ना आए तो आप खुशी से इसको डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, या आपको क्या ऐसी चीज़ इसमें जो मैंने बोला वो आपके पलड़े नहीं पड़ा। मैं उस पर गौर करूँगा और फिर से एक वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो ठीक है भाई, तो अब चलते हैं, अब आगे का काम के लिए स्टार्ट करते हैं और एनपीओ पे सीधे चलते हैं। ठीक है, तो एनपीओ, ठीक है।
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के वास्ते या प्रॉफिट कमाने के नियत से ना खोला गया हो। वन टाइम और, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें प्रॉफिट कमाने के मोटिव से कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट या चैरिटी etc, ठीक है। अब मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं करते हैं, वो सर्विस मोटिव से काम करते हैं। तो अगर इसको लिखने के लिए बोला जाए कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लिखोगे, तो एक बारी मैं उसका एक छोटा सा डिफिनेशन लिख कर बताता हूँ आपको। आप आराम से इसको लिख सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन which are formed not to earn profit, which are formed not to earn profit, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट, बहुत अच्छा। एंड इट्स मेन मोटिव to render service to its member and to the public, ठीक है। मेंबर एंड टू द पब्लिक, इसका जो मेन मोटिव होता है वो अपने जो भी मेंबर होते हैं और जो पब्लिक जो जनता होती है उनको सर्विस प्रोवाइड करने के मोटिव से बनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने बहुत बोला एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से ना बनाया जाए। एग्जाम्पल भी दिया, स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल को ही ले रहा हूँ। ये बताओ, जो तुम्हारे प्रिंसिपल हैं फॉर्चूनर पर आते होंगे, मर्सिडीज पे, तो कहाँ से आते हैं भाई? पैसा तो उड़ के उनके पास नहीं आता है, तो पैसा आता कहाँ है?
आता कहाँ से? स्कूल से। ऑब्वियसली बात है, स्कूल के प्रिंसिपल है, स्कूल का जो कमाई होगा वहाँ से पैसा आता होगा। तो एक हम बड़ा ही गलत बात बोलने जा रहे हैं एक सही बात को समझाने के लिए, ठीक है? तो स्कूल का जो प्रॉफिट होता है उसी से प्रिंसिपल सर सब काम करते, ठीक है? प्रॉफिट मैं आपको समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो जब एनपीओ बनती है ना भाई मेरे, तो इसी प्रॉफिट को हम लोग सरप्लस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरप्लस के नाम से। अगर प्रॉफिट होती है तो भाई मेरे लॉस भी होती है। जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी होता है। तो उसी लॉस को एनपीओ में हम लोग डेफिसिट नाम से जानते हैं। मतलब कि जितना इनकम हुआ और जितना खर्चा हुआ है, इनकम से अपने खर्चे को घटा के जितना पैसा बचा उसको सरप्लस कहते हैं एनपीओ की भाषा में। आप एनपीओ की भाषा में इसे सरप्लस, प्रॉफिट को सरप्लस और लॉस को डेफिसिट बोलेंगे। अगर आपने प्रॉफिट और लॉस बोला तो आपको पूरी तरीके से गलती कर दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया हूँ कि इसका मतलब ये होता है, लेकिन एक्चुअली मीनिंग ये नहीं होता है। तो ठीक है, पीओ में अब आपको बोल दे कि जो भी क्वेश्चन आएगा एनपीओ में, जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको करेंट ईयर के बेसिस पे बनाएंगे। किस बेसिस पे बनाएंगे? करेंट ईयर। माफ़ करिएगा, अगर करेंट ईयर की जगह अगर कुछ और शब्द लिखे तो और बेहतर रहेगा, मैं उसको बताता हूँ। एज पर क्वेश्चन जो ईयर दिया रहेगा उसी ईयर का हम लोग एनपीओ बनाएंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक, तो आप उसी साल का क्वेश्चन बनाएंगे, उसी साल का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे भी नहीं आया हूँ, बस बता रहा हूँ कि आप उसी साल का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो ये तो रही छोटी सी बात। आगे देखिए, आगे अब क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे टीचर का पढ़ाने, हर टीचर का अपना अलग अलग नज़रिया है पढ़ाने का, मेरा समझाने का एक अलग नज़रिया है। बहुत सारे टीचर होते हैं कि पहले पूरे कॉन्सेप्ट को बताते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। तो मुझे वैसा नहीं करना। मैं उस पर डील करते जाऊंगा, उससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। इसीलिए आप लोग पूरे लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप जज करिएगा। तो इसमें एक चीज़ और अभी आप समझिए कि क्वेश्चन रहेगा कैसा। जो एक तरीके से मैं आपको बता दूं तो आपके क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा, और उससे आपको क्या बनाना है? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो ध्यान दो, मेरी बात को गौर करना मेरे दोस्त, मेरे बात को गौर करना। यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब होता है जो पाया,
ठीक है। और पेमेंट का मतलब होता है जो दिया, जो दिया। इनकम का भी वही मतलब होता है, जो आया। और एक्सपेंडिचर का भी मतलब वही होता है, जो खर्च किया। ठीक है। तो यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा तो इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने में यार क्या है, कुछ नहीं यार। रिसिप्ट वाले को इनकम साइड डाल देंगे, पेमेंट वाले को एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा रहता तो फिर इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते ही नहीं। इसमें एक लोचा रहता है। एसेट भी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एसेट भी दिए रहेंगे, लाइबिलिटी भी दिए रहेंगे, जो कि उस एसेट और लाइबिलिटी को छांटना है, उस एसेट और लाइबिलिटी को उसमें से छांटना है। और फिर जो इनकम और एक्सपेंडिचर होगा उसको हमें एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो बात यहाँ पे ये है कि एसेट और लाइबिलिटी को कहाँ पोस्टिंग करेंगे, कहाँ डालेंगे। तो सभी जानते हैं एसेट और लाइबिलिटी हमारे कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो जब एनपीओ का बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटी को एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में डालेंगे। आगे की कहानी आगे देखिए। इसमें दो वर्ड है, ठीक है। इसमें 2 वर्ड है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। एक है आपका रेवेन्यू इनकम, क्या है, रेवेन्यू इनकम। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेवेन्यू इनकम का मतलब आप समझिए। रेवेन्यू इनकम कहने का मतलब एक ऐसा इनकम जो बार बार प्रवृत्ति का हो, एक ऐसा इनकम जो बार बार हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ऐसा खर्च जो बार बार हो, ऐसा खर्च जो बार बार हो। अभी मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रेवेन्यू इनकम होगा और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पूरे केस स्टडी, पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं उस समय बताऊंगा। एक्सपेंडिचर कहाता है, बस इतना समझो। और आगे देखो, मैं अभी एक क्वेश्चन डालूंगा और उसके बेसिस पे मैं तुमको समझाऊंगा। ठीक है। तो वेट, वेट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017। दिया क्या हुआ है, रिसिप्ट और पेमेंट। बनाना क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर। क्या बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो अब जो भी खेला स्टार्ट होता है ना दोस्त, यहीं से खेला स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखो, अभी तुम यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन में एक शब्द का जिक्र किया हुआ है। क्वेश्चन में एक शब्द का, कि वो शब्द क्या है, ईयर इंडेड
31 मार्च 2017। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में जिस ईयर का दिया हो उसी ईयर का बनाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, मतलब मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन का मतलब नहीं बता रहा, लेकिन समझा रहा हूँ। देखिए 15, 16, 16, 17 और 17, 18। तो इसमें से आप किसको पकड़िएगा? ऑब्वियसली बात है, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर आपको बनाना है। तो 31 मार्च ईयर इंडेड, मतलब 31 मार्च 2017 तक। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसी को चुनेंगे हम, ठीक है। आगे देखो, अब हम आपको यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखाते हैं और बताते चलेंगे कि साथ में किसका क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा होगा। मैं अभी फॉर्मेट खींच रहा हूँ, तो आप ध्यान से दिखना। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट मैं अभी बनाऊंगा। ऊपर आप लोग लिख लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जिस ईयर का आप बना रहे हैं उस ईयर का उसके नीचे नाम लिख देंगे, ईयर इंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये रहा आपका डेबिट साइड DR, और ये रहा आपका क्रेडिट साइड CR। एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, ठीक है। अब इतने में से आपको छांटना है कौन इनकम है, कौन एक्सपेंडिचर है, कौन एसेट्स है और कौन लायबिलिटी है। तो एसेट लायबिलिटी जाएंगे बैलेंस शीट, और इनकम और एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के होंगे वो आएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। पहला आइए आप रिसिप्ट साइड आइए। कैश इन हैंड, कैश क्या है आपका? एसेट्स, छोड़ देंगे। कैश एट बैंक क्या है? एसेट है, छोड़ देंगे। आइए आपका सब्सक्रिप्शन, क्या क्या मैंने बोला? सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल। तो एक बात बताइए, यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब देखते होंगे पक्का। चार्ज किया, वो 1 महीने 2 महीने 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद फिर से आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होता है। मतलब एक बार दिए फिर उसका वैलिडिटी ख़त्म होगा, फिर आपको उसका सब्सक्रिप्शन देना होगा। मतलब ये रेकरिंग नेचर का है, बार बार होते रहेगा, इसलिए ये इनकम साइड में आएगा। रिसिप्ट साइड मतलब इनकम साइड, पेमेंट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड। तो 2016 से 17 में यहाँ पर लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, ऐसे इससे पहले बाई लगा लीजिएगा आप लोग, बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 2,25,000, 2.25 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझते रहिएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आइए एक बात बताइए, मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये बताइएगा कि किसी ने आपको पैसा दिया
कि जाओ मेरे लिए एक साइकिल खरीद कर लाओ, ठीक है, जाओ मेरे लिए एक साइकिल खरीद कर लाओ। या वो एग्जाम्पल छोड़िए और एग्जाम्पल सुनिए, मम्मी ने पैसा दिया कि जाओ बउआ 50 रुपया के वो पतंजलि का सर्फ लेकर आना। तो तुम्हारे ऊपर एक लाइबिलिटी बना कि नहीं बना, तुम्हारे को एक दायित्व बना कि नहीं बना कि तुम मम्मी को पतंजलि का ही सर्फ ला कर दो। अरे भाई तुम्हारा दायित्व बना ना, मम्मी बोली 50 रुपया दी कि जाओ बउआ ले आओ पतंजलि का सर्फ, तुम नहीं लाए तो लाठी भी पड़ेगा। तो भाई तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा लाइबिलिटी बनता है कि तुम ला कर दो। तो डोनेशन अगर उसने बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया है, मतलब जिस पर्सन को जिसको दिया गया है उसकी ये लाइबिलिटी है कि वो उस पैसे को बिल्डिंग बनाने में खर्च करे, इसी के वास्ते ये लाइबिलिटी है मेरे दोस्त, इसको छोड़ देंगे। इंट्रांस फी, बहुत अच्छा, इंट्रांस फी। ई बताइए इंट्रांस फी, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मुजफ्फरपुर जुबा सहनी पार्क, ठीक है, 10 रुपया का टिकट लिए घुस गए हैं, बाहर निकल गए फट दिका। अब बताइए फेनू बिना टिकट ले ले आपको अंदर जाने देगा? नहीं देगा, कहेगा टिकट दिखाइए, एंट्री कहाँ है आपका, टिकट दिखाइए, कहेगा टिकट तो नहीं है माफ करिएगा, तो वो बोलेगा नहीं जाने देंगे। तो अब जय बार जाइएगा निकलिएगा जाइएगा आपको एंट्री फीस लेना पड़ेगा, मतलब बार बार आने वाला इनकम है, मतलब रिसिप्ट साइड दिया हुआ एंट्रेंस फी। जब भी कोई मेंबर आपसे एंट्रेंस फी लेगा तो वो आपको पैसा देगा, बार बार आएगा, बार बार देगा, इसीलिए ये रेवेन्यू इनकम है। तो इसको एंट्रेंस फी को यहाँ पर EF में लिख देता हूँ, एंट्रांस फी 23K, ठीक है। अब आइए लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी है, हम बताते हैं आपको क्यों। आपके लाइफ मेंबरशिप फीस पेमेंट किया, मतलब कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक फ्री में वीडियो देखेंगे, उसका फ्री में फिल्म देखेंगे। तो बताइए आप जब लाइफ मेंबरशिप फीस उसको पेमेंट किए तो क्या उसकी लाइबिलिटी ये बनती है कि नहीं बनती है कि वो आपको जब तक जिंदा रहे तब तक आपको वो वीडियो दिखाए, उसका दायित्व है, उसकी लाइबिलिटी है कि वो आपको दिखाएगा ही दिखाएगा, नहीं दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फीस आपका लाइबिलिटी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो भाई सबको ही जानता है इंटरेस्ट क्या होता है। बैंक में पैसा डाले हुए हैं यार, बैंक का पैसा छोड़ो, सूदखोरी का पैसा महीने महीने सूद आ रहा है, महीने महीने सूद आ रहा है, मतलब बार बार आ रहा है। तो हमेशा ध्यान देंगे रेवेन्यू इनकम ही इसमें आएगा। तो इंटरेस्ट रेवेन्यू इनकम है हमारा, तो बाई इंटरेस्ट, बाई लगा देंगे, हम सिर्फ समझा रहे हैं। बाई इंटरेस्ट 18,000, ठीक है, 18 के। लॉकर रेंट, ठीक है, लॉकर रेंट पे आइए। आप ये बताइए, बैंक में रखते हैं सोना चांदी तिजोरी में, बैंक वाला आपसे चार्ज करता है हर महीने महीने, हर साले साले, वैसे ही है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप लॉकर की सुविधा दे रहे हैं, तो आप उसके महीने महीने चार्ज करिएगा कि नहीं करिएगा? बिल्कुल करिएगा, आपको इनकम होगा हर महीने महीने, मतलब रेवेन्यू इनकम है, रेकरिंग नेचर का है। तो लॉकर रेंट LR कितना 42,000, ठीक है। अब देखिए रिसिप्ट साइड, कोई आइटम बचा? नहीं बचा। अब आते हैं क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
आपका पेन जहिया से आप जन्म लिए तहिया से क्यों कलम से लिख रहे हैं? नहीं, ख़त्म होता है आता है, ख़त्म होता है आता है, खरीदते हैं आता है, मतलब बार बार होने वाला खर्च है। लिख देंगे एक्सपेंडिचर 38,750। अमाउंट आप लोग देख के भर लीजिएगा। लाइटिंग, बिजली बिल भरते हैं महीने महीने, वही बात है। लाइटिंग भर लीजिएगा अमाउंट। रेट्स एंड टैक्सेस पे, रेट्स एंड टैक्सेस पे टैक्स भरते हैं, साले साले भरते हैं, रेकरिंग नेचर का है, भर दीजिएगा। R&T। टेलीफोन चार्जेज महीने महीने आता है, लिखेंगे। पोस्टेज एंड कुरियर हमेशा का खर्च है, आएगा। पोस्टेज एंड कुरियर आएगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, लाइन थोड़ा और बड़ा। आगे देखो वेजेज एंड सैलरी, हर महीने महीने वेजेज एंड सैलरी देते हैं अपने स्टाफ को, ये भी लिखेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगला वर्ड क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस 3 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 1 साल का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है। हर महीने महीने उसका पैसा देना होता है, किसी 6 महीने किसी 8 महीने पर पैसा देना होता है, कोई मैटर नहीं करता है। खर्च है, रेवेन्यू खर्च है, तो ये भी डाल देंगे। अब देखिए आगे का लीला, परचेज ऑफ एसेट बैंक नहीं डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब इधर को जोड़ेंगे, इधर को जोड़ेंगे, ठीक है। मेरे पास इसका इधर का अगर जोड़ दिया आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा तो जोड़ कर आएगा 308,000 इतना आएगा। और इधर जोड़िएगा तो आपको सरप्लस अमाउंट दिखाना पड़ेगा। जैसे आप बैलेंसिंग करते हैं ना, इसको बैलेंस, क्योंकि ये जो अमाउंट है इससे कम है, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए इसमें आपको 118,400 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद इसका और इसका फेस इक्वल हो जाएगा। 308,000 जो भी है फेस इक्वल हो जाएगा। और जो आप बैलेंसिंग करके यहाँ पे डालेंगे, उसी को सरप्लस कहते हैं, जो कि हम समझाए थे वहाँ पर प्रॉफिट, लेकिन बहुत ही गलत वर्ड है। इसको सरप्लस कहेंगे। तो अभी तक तो इतना ही। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करूँगा, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, माफ़ करिएगा। कैश इन हैंड, इन शुरू से एक बार फिर से, ब्लैक, यस। क्या दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है भाई? रिसिप्ट एंड पेमेंट। बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम लोग ने क्या करा, इसको अभी फॉर्मेट बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 का, ठीक है। एक्सपेंडिचर लगा, इनकम डाला। कैश इन हैंड एसेट है, छोड़ दिया। कैसेट बैंक एसेट है, छोड़ दिया। सब्सक्रिप्शन जिस साल का दिया है हुआ है उस साल का लिखें। डोनेशन फॉर बिल्डिंग लाइबिलिटी है, किसी खास चीज़ के लिए है, उसका लाइबिलिटी बनता है, इंट्रेंस फी डालें। लाइफ मेंबरशिप लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट। रेवेन्यू इनकम है, लॉकर रेंट रेवेन्यू इनकम है। पेमेंट साइड में आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब बार बार, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेवेन्यू मतलब बार बार होने वाला खर्च। आप मैथ में देखते होंगे जब 68 पॉइंट या कुछ भी 666 आता होता तो आप लोग ऊपर लगाते, मतलब आता जाएगा। तो बार बार बस वही रेवेन्यू का मतलब बार बार होने वाला खर्च और बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर। तो आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, और आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।